स्टूडेंट, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू वृंदा क्लासेस। आज हम लोग पेपर 1 का इन्वायरमेंट प्रीवियस ईयर का सॉल्व करेंगे और इससे रिलेटेड जो है सीडीपी जो है इसी पेपर का मैंने ऑलरेडी चैनल पे पोस्ट कर दिया है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और चलिए पेपर में आप लोग को स्क्रीन रिकॉर्डर की हेल्प से सॉल्व कराऊंगी। तो अगर आप लोग को कोई क्वेरीज रहे या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करिए, मैं वहाँ से रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, हम लोग इन्वायरमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें ये जो पिछले ईयर का पेपर है जो 27 दिसंबर को हुआ था उसी का इन्वायरमेंट वाला पोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। राधा टीचर ऑब्जर्व दैट राधा इज फाइंडिंग डिफिकल्टी इन रीडिंग ब्लैक बोर्ड। डॉक्टर सजेस्ट दैट राधा नीड टू इंक्रीज द फूड रीच इन विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब राधा को देखने में ब्लैक बोर्ड से देख के पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो राधा के डॉक्टर ने उसको किस चीज़ के लिए मतलब कैसी न्यूट्रिएंट्स को सजेस्ट किया होगा। तो आप बताइए, विटामिन के, ए, सी, डी। तो जो हमारी आँखों के लिए विटामिन होता है वो विटामिन ए होता है। तो क्योंकि इसमें जो है जो भी हमारे सोर्सेज होते हैं विटामिन ए के, वो हमको जैसे कैरेट हो गया, पपाया हो गया, जितने भी येलो कलर के फ्रूट्स रहते हैं ना, उसमें विटामिन ए पाया जाता है। और ये इसमें आँखों से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स रहती है विटामिन ए के मीडियम से हम लोग दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर है, विटामिन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। यही इसमें यहाँ पे हिंदी में दिया है जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दैट इज़ फेमस फॉर कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ हंगुल डियर। तो हंगुल डियर के लिए कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो फेमस है। तो ऑप्शन नंबर 1 है सरिस्का। तो सरिस्का आप जानते हैं कि राजस्थान में है, सारस पक्षियों के लिए होता है। और जिम कॉर्बेट ये जो कि उत्तराखंड में है, और ये विशेष एक किसी हंगुल डियर के लिए नहीं होता है। और रानी खेत जो हमारा उत्तराखंड में है तो इसमें भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर है, दाचीग्राम, जो कि हमारा कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में है, जो कि हंगुल डियर के लिए फेमस है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ओजोन लेयर प्रोटेक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव अंडरटेकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। सेलेक्ट द रीजन दैट लेड टू प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। तो इसमें से कौन सा ऐसा कन्वेक्शन था या कैसा ऐसा संधि जिसको कह सकते हैं, कौन सा था कि जो ओजोन लेयर से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हिंदी में रीड कर देती हूँ। संपूर्ण विश्व में शुरू होने वाली ओजोन परत एक महत्वपूर्ण पर्यावरण संबंधित पहल है। ओजोन परत का संरक्षण किस कारण प्रारंभ हुआ, इसका चुनाव कीजिए। ठीक है, तो किस संधि से हम जो होता है ओजोन लेयर या ओजोन डे मनाने की परंपरा स्टार्ट हुई है। तो ऑप्शन रीड करते हैं, रामसर सम्मेलन फर्स्ट है हमारा, सेकंड ऑप्शन है हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या क्योटो प्रोटोकॉल या डरबन समिट या डरबन शिखर सम्मेलन। ठीक है, तो हमारा जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये संधि है एक, जो 16 सितंबर और डेट हमारा है 1987 आई थिंक, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो। अगर ये सही है तो कमेंट सेक्शन में यस बोलिएगा, और अगर रॉन्ग है तो प्लीज़ उसको मेंशन कर दीजिएगा। ठीक, तो 16 सितंबर 1987 को जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, जिसमें ओजोन लेयर को ओजोन लेयर के संरक्षण को लेके सभी देशों के बारे में सभी देशों को बताया गया कि इसको लेके हमको सचेत रहने की ज़रूरत है। और जो होता है तभी से हमारा जो है ओजोन दिवस जो है मनाया जाने लगा, जो कि 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, The bird that was common sight in Delhi but now a special day is observed to raise awareness about the bird as it has become rare due to urbanization. The bird is, ठीक, वह पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता है परंतु अब जो होता है वो विलुप्त होती जा रही है, उसकी जागरूकता को बढ़ाने के लिए उसके बारे में जो जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सा विशेष दिन मनाया जाता है। तो बताइए वो चिड़िया कौन सी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा मोर, ऑप्शन नंबर 2 कोयल, ऑप्शन नंबर 3 तोता या ऑप्शन नंबर 4 हमारा गौरैया। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 गौरैया है। गौरैया के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व गौरैया दिवस मनाया जाने की घोषणा की है, जो 20 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 20 मार्च को और क्या मनाया जाता है, तैयारी करने वाले बच्चे बताएं, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर डाल दीजिएगा आप लोग, 20 मार्च को और क्या होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस यू कैन सी बोट्स बीइंग यूज एट मॉडरेट ऑफ ट्रांसपोर्ट।
निम्नलिखित में से किस स्थानों पर आप नावों का उपयोग यातायात के साधन के रूप में देख सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा लद्दाख एंड कारगिल, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा कारगिल एंड कश्मीर एंड केरल, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सिक्किम एंड दार्जिलिंग, या ऑप्शन नंबर 4 है हमारा दिल्ली एंड मिजोरम। ठीक, तो इनमें से ऐसे कौन सा जगह है या स्थान जहाँ नावों का उपयोग जो होता है वो यातायात के लिए किया जाता है? तो आप लोग आंसर मार्क करिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा है कश्मीर एंड केरल, ये राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार ज़रा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। ठीक, तो इसमें से कौन सा इंसेक्टिवोरस प्लांट नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा डायोनिया, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा निफेंथिस, ऑप्शन नंबर 3 एगर्टम, या ऑप्शन नंबर 4 है हमारा सनड्यू। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं डायोनिया, निफेंथिस और सनड्यू ये तीनों हमारे क्या हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट है, जबकि एगरेटम जो है ये हमारा इंसेक्टिवोरस में नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें से कौन सा कीटभक्षी पौधा नहीं है? तो एजिरेटम सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रानी फाइंड ए पीस ऑफ क्लॉथ दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्राइट कलर, और उसमें कोई भी पोर्स नहीं है, और बर्न करने पर जो है स्मेल प्रोड्यूस करती है और हर जगह अवेलेबल है और मल्टीपल उसके यूजेस हैं। तो ऐसे वो कपड़े की कौन सी वैरायटी है वो, तो ये आपको बताना है। सिल्क है या पॉलिस्टर है या कॉटन है या रेयॉन है, आपको बताना है। क्वेश्चन में हिंदी में रीड करती हूँ। रानी को एक कपड़े का टुकड़ा प्राप्त होता है जो कि बहुत मजबूत है और चटक रंग का है, उसमें पोर्स यानी छिद्र बिल्कुल भी नहीं है, जलने पर गंध उत्पन्न होता है, सभी जगह पर उपलब्ध है। इसके उपयोग से इसके बहुत सारे उपयोग हैं, उच्च तापमान में नहीं पहना जा सकता। ठीक है, तो बताइए ऐसा कौन सा यहाँ पे ऑप्शन है जो इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक रखता है। ठीक, तो उच्च तापमान में आप कौन सा नहीं पहन सकते? पॉलिस्टर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और भी सारे ऑप्शन से मैच, मतलब सारा जो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक दिया है सारे पे पॉलिस्टर जो होता है वो सूट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए, रेयॉन क्या है? रेयॉन जो है नेचुरल रिसोर्सेज है बट आर्टिफिशियल सिल्क है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज से बना आर्टिफिशियल सिल्क है रेयॉन। ठीक, इस बात को आपको ध्यान रखना है, एनसीईआरटी में मेंशन है। चलिए, इफ़ टू ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द टू डिफरेंट स्पेसीज कम अदर इन एसोसिएशन एंड वन अदर इज हार्म्ड एंड वन अदर इज बेनिफिटेड, सच एसोसिएशन इज। यदि दो विभिन्न प्रजाति एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, उसमें से एक को बेनिफिट होता है, एक को लॉस होता है, मतलब नुकसान हो जाता है, तो ऐसे संबंध को आप क्या बोलेंगे? तो ऐसे संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरासाइट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? पैरासाइट्स, जिसमें एक को बेनिफिट होता है, एक को लॉस होता है। और सिम्बियोसिस कहाँ होता है? जहाँ पे जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो अपना शेल्टर और अपना न्यूट्रिशन शेयर करते हैं। कैसे? जिससे जो लाइकेन होता है हमारा, लाइकेन वो अपना शेल्टर शेयर करता है किसके साथ? एल्गा और फंजाई के साथ। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक, तो लाइकेन किसका सूचक है? लाइकेन सल्फर का सूचक है। ठीक, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। इसमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो जैसे कि लोग जानते हैं मीथेन है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, बट जो हमारा ये सल्फर डाइऑक्साइड है कि हमारा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज यूज फॉर मेकिंग कंटेनर एंड इन मेकिंग हाउसेज। इनमें से कौन से प्लांट कंटेनर और हाउसेज बनाने के लिए काम आते हैं? तो हम बम्बो जिसको बोलते हैं, बांस, जो कि कई सारे धोंगी होंगी जो हम लोग शादियों में अक्सर देखते हैं यूज़ होता है, और घर भी देखते हैं उससे बने रहते हैं, तो ये बैम्बू हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। निम्न में से कौन से पौधे का उपयोग, तो ये इसका हिंदी क्वेश्चन मतलब है पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड हैबिट विल हेल्प टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट। तो कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करने के लिए कौन सा फूड जो होता है वो हेल्पफुल होता है? तो ये आपको बताना है। तो आप ऑप्शन रीड कर लेते हैं इसको। मांस एवं मछली खाना बिल्कुल नहीं, संरक्षित खाद्य पदार्थ जैसे डिब्बाबंदी बीन्स का सेवन करना, दूध व दूध से बने पदार्थ का सेवन करना, स्थानीय रूप से उगाए गए खाद्य पदार्थों का सेवन करना, ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है होता है ये राइट आंसर है। कार्बन पदचिह्न को कम करने के लिए स्थानीय रूप से उगाए गए खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रॉपिक ऑफ कैंकर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। भारत के किन राज्यों से कर्क रेखा पास होती है, गुजरती है?
तो इसको आप जो है अगर वेस्ट टू ईस्ट लगाते हैं, वेस्ट से ईस्ट, वेट ए सेकेंड, वेस्ट टू ईस्ट लगाएंगे तो आपको जानते हैं याद भी इसी सेंस में ही करना रहता है, ठीक। तो आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर है हमारा। तो यहाँ से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंकर पास होती है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो इसी सेंस में ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। मोस्टली कन्फ्यूज़न कहाँ होता है कि ये ऑप्शन में उड़ीसा भी दे देता है, ये उड़ीसा दिया है ना, तो उड़ीसा याद रखना है, उड़ीसा नहीं है, ठीक है। तो त्रिपुरा मिज़ोरम याद रखिएगा आप लास्ट में, ठीक। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि कर्क रेखा से ऐसी कौन से दो राज्य, मतलब जो 7 सिस्टर स्टेट में से कौन से 2 स्टेट हैं, तो त्रिपुरा और मिज़ोरम आपको याद रखना है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, त्रिपुरा और मिज़ोरम। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है, ये मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कर्क रेखा, ये तो हो गया हमारा। In a urban setting, a vegetable vendor cannot retain the produce for a long time and decide to sell it immediately at low prices. This is because एक शहरी परिवेश में कोई सब्जी बेचने वाला अपने उत्पाद को लंबे समय तक नहीं रख सकता और इस कारण तुरंत ही उसे कम दामों में बेचने का निर्णय लेता है। ऐसा वो क्यों करता है, क्या कारण है? वह सूचना प्राप्त निर्णय के लिए शिक्षित नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। और इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, जल्दी खराब होने वाले सामान होने के कारण संकटग्रस्त बिक्री, ठीक है। जो सामान उसका जल्दी ख़राब हो जाता होगा सब्जी वाले का, इसलिए वो जल्दी से बेच के चला जाता है। तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात हो गई है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स हैव फिल्टरिंग सिस्टम इन देयर बीक। तो कौन सी ऐसी चिड़िया है जिसके बीक में यानी चोंच में फिल्टरिंग सिस्टम होता है। तो ऑप्शन नंबर 74 के लिए आपका क्या आंसर हो गया। जैसे ऑप्शन नंबर 1 है फ्लेमिंगो, जिसको हंसावर कहते हैं, या रोबिन, या मैकाऊ, या गोरैया। तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा फ्लेमिंगो या हंसावर जिसको बोलते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके चोंच में जो होते हैं छानने की प्रणाली होती है, मतलब फिल्टरिंग सिस्टम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 75 नंबर क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पेयर विच आर एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्ट लार्वा। तो कौन सा एग्जाम्पल है लार्वा, इंसेक्ट लार्वा का कौन सा एग्जाम्पल है और जिसमें पेयर में दिए हैं 2 एनिमल्स, तो इसको आपको बताना है, सॉरी 2 इंसेक्ट दिए हुए हैं। तो कौन से यहाँ पे राइट आंसर हैं। तो हमारा जो कैटरपिलर और मैगोट्स हैं, इनका डिस्कशन भी हुआ है NCERT की बुक्स में या चैप्टर्स में। तो यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। कैटरपिलर एंड मैगोट्स जो होती हैं वो इंसेक्ट लार्वा के एग्जाम्पल हैं। आपको ध्यान रखना है इंसेक्ट लार्वा क्या होता है, उस जोड़े की पहचान कीजिए जो कीड़े की लार्वा के उदाहरण हैं, ठीक। चलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर है। सूड़ी एवं झल्ली हिंदी में इसको कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब यहाँ से हमारी पेडागोजी स्टार्ट होती है EVS की। तो इसको भी आपको ध्यान से करना है क्योंकि कंटेंट और पेडागोजी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इक्वली नंबर शेयर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेचर ऑफ EVS का नेचर कैसा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा इंटीग्रेटेड है, ये डिसिप्लिनरी है, या इंटर रिलेटेड है, इंट्रा रिलेटेड है, या स्टैटिक है। तो स्टैटिक नहीं है, नेचर इसका है डायनामिक है, ये आपको याद रखना है। और इंट्रा रिलेटेड नहीं, यहाँ पे इंटर रिलेटेड होता, तो ये राइट आंसर होता, ठीक है, इंटर रिलेटेड, ठीक। चलो और डिसिप्लिनरी नहीं है, इंटीग्रेटेड मैनर में इसको पढ़ाना है, तो ये हमारा राइट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अनुशासिक कोई भी क्या लिखा है, अनुशासनिक, ठीक। अनुशासनिक किसी भी ऑप्शन में अगर रहेगा तो इस ऑप्शन को आप लोग को इग्नोर करना है, ठीक है। कुछ टैग वर्ड आप लोगों ने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो नेक्स्ट वीडियो हमारा टैग वर्ड से रिलेटेड रहेगा। जहाँ पे अनुशासनिक वर्ड रहेगा उसको आपको नेग्लेक्ट करना है, उस ऑप्शन को आपको हटा देना है, ठीक है, बिल्कुल से ही नकार देना है। तो ये इसका राइट आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे इसके लिए राइट आंसर है। एकीकृत वे में हमको पढ़ाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ा बड़ा लग रहा हो तो आप वीडियो की स्पीड को बढ़ा के देख सकते हैं, क्योंकि समझाने में थोड़ा बोलना पड़ता है, इसलिए वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। EVS करिकुलम इज बेस्ड ऑन थीम बिकॉज EVS का जो करिकुलम होता है, पाठचर्या होती है, वो थीम पर बेस्ड होती है। ऐसा क्यों होता है कि थीम अलाउ ए कनेक्शन एंड इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरनमेंट ऑफ द स्टूडेंट। थीम छात्रों में पर्यावरण के बारे में एक संयुक्त अंतर संबंधी समझ को विकसित करते हैं। यह ऑप्शन नंबर 2 है हमारा। छात्र EVS को आसानी से सीख सकते हैं। तो थीम का सिर्फ यही पर्पज़ नहीं होता है कि छात्र जो है वो आसानी से सीख सकें। और ऑप्शन नंबर 3 है छात्र EVS को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शामिल होकर सीख सकते हैं।
तो ये भी हमारा अच्छा ऑप्शन लग रहा है। या ऑप्शन नंबर 4 है शिक्षक छात्रों को सिखाने की सरलता से आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बेटर है? तो ये दोनों ऑप्शन तो हम लोग नकार सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 में हमारा कन्फ्यूज़न होगा। तो जहाँ बच्चे जो होते हैं वो थीम की बात कर रहा है, तो थीम कहाँ पे बेटर होगा? जहाँ पे इंटर रिलेट जो होता है बच्चा करेगा और इंटर रिलेट करके समझ के पढ़ेगा, तो वो चीज़ हमारा ज़्यादा बेटर होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए मार्क कर दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 78 है हमारा ईवीएस फॉर क्लास 3rd टू क्लास 5th एज ए सब्जेक्ट इंटीग्रेटेड साइंस सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ। तो किस चीज़ की रिकमेंडेशन पर ईवीएस को जो है क्लास 3rd से क्लास 5 में साइंस और सोशल साइंस और इन्वायरमेंट एजुकेशन में इंक्लूड किया गया है? तो इसका हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कक्षा 3 से 5 तक ईवीएस एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा को निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर एकीकृत करता है? ऑप्शन नंबर 1 है हमारा एनसीएफ 1988, एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2007 या एनपीई 1986। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 जो है एनसीएफ 2005 पर बेस्ड है ये चीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द मोस्ट चैलेंजिंग फॉर एन ईवीएस टीचर इन हर क्लास इन्वायरमेंट क्लास। तो एक इन्वायरमेंट टीचर के लिए या कह सकते हैं एक टीचर के लिए इन्वायरमेंट की क्लास में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या होता है? ठीक है, तो ऑप्शन रीड करते हैं। जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द स्कूल या बिग स्कूल इन मेट्रो सिटीज़, एडवर्सिंग डाइवर्स ग्रुप ऑफ स्टूडेंट या जेंडर ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा विद्यालय की भौगोलिक स्थिति या महानगरों में बड़े विद्यालय भिन्न भिन्न प्रकार के छात्रों को संबोधित करना या छात्रों के लिंग। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ईवीएस की कक्षा में जो होता है एक टीचर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि अलग अलग प्रकार के बच्चों को संबोधित करना। जैसे कि हम लोग जानते हैं बच्चे जो होते हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, उनकी थिंकिंग, उनके सोचने समझने की प्रोसेस सब कुछ अलग होता है। तो उनको अलग अलग बच्चों के हिसाब से उनको संबोधित करना ये सबसे टिपिकल वर्क होता है टीचर के लिए कि सारे बच्चों को कैसे सिखाया जाए। तो ये सबसे चैलेंजिंग टास्क है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है, भिन्न भिन्न प्रकार के छात्रों को संबोधित करना। ठीक है, चलिए ये सब कोई बात नहीं है। ठीक, छात्रों के लिंग ये सब कौन है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लर्निंग इज़ अप्रोप्रिएट इन ईवीएस क्लास। तो एक इन्वायरमेंट की कक्षा में कौन सा लर्निंग जो होता है वो सबसे सूटेबल है? लर्निंग बाय डूइंग या लर्निंग ऑफ डिस्क्रिप्शन, लर्निंग ऑफ डेफिनेशन या डिस्करेज रूट लर्निंग। तो इसमें कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, ABC ओनली या AD ओनली या BC ओनली या BCD ओनली। तो इसमें से आप लोग बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग लर्निंग बाय डूइंग ये तो अच्छा ऑप्शन है। लर्निंग ऑफ डिस्क्रिप्शन, लर्निंग ऑफ डेफिनेशन या जो है डिस्करेजिंग रोट लर्निंग। ठीक, तो हमारा भी डिस्क्राइब करना लर्निंग को ये कोई नहीं है। डेफिनेशन अधिगम ये ठीक है। ये भी गलत है हमारा डिस्करेजिंग रोट लर्निंग। तो रोट लर्निंग को डिस्करेज करना बिल्कुल ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ इनकरेज होता तो मे बी ये गलत हो जाता, लेकिन डिस्करेज है तो ये राइट आंसर है। तो कहीं कहीं जो हम लोग टैग वर्ड यूज़ करते हैं तो इसी पे मत चले जाइएगा, आगे जो लिखा है उसको भी देखिएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर है, A और D ओनली। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए 81 क्वेश्चन नंबर थिंग वी मेक एंड डू इन ईवीएस करिकुलम इज़। तो जो हमारा चैप्टर है एक ईवीएस के पाठ्यक्रम में हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं डैश वो क्या है। ठीक है, तो वो एक थीम है। तो यहाँ पे अब के लिए ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज फॉर सेंसिटाइज द स्टूडेंट ऑन द इश्यू ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल। कौन सी मतलब एक अच्छी सी स्ट्रेटजी है बच्चों को संवेदनशील बनाने के लिए कि जानवरों के प्रोटेक्शन के इश्यू के बारे में। ठीक, तो इसको हिंदी में मैं रीड कर दे रही हूँ। पशुओं के संरक्षण के विषय पर छात्रों को संवेदित करने के लिए किस नीति की खोज कीजिए, मतलब कौन सी नीति सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ठीक है, हम लोग रीड करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है कहानियाँ एंड विवरण या प्रयोग या हास्य चित्र पट्टियाँ या कविताएं। तो कविताओं से कुछ होने वाला नहीं है, हास्य पट्टियाँ नहीं है, कहानी से क्या ही बता देंगे। प्रयोग में जब उस चीज़ों को बच्चों को सिखाएंगे, कोई भी चीज़ बच्चे कुछ भी करके सीखेंगे या देख के करेंगे, तो वो हमारे लिए बेटर ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। ठीक, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पशुओं के संरक्षण के विषय पर छात्रों को संबोधित करने के लिए किसी नीति की खोज कीजिए। तो बिल्कुल सॉरी ये मैं थोड़ा सा ऑप्शन रॉन्ग कर गई, इसको छोड़ के बाकी सारा सब कुछ ठीक है। ठीक है, चलिए ACD यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 83 क्वेश्चन नंबर, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग एक्टिविटीज़ इन EVS क्लास इज टू, कक्षाओं में EVS के क्रियाकलापों का संचालन करने का उद्देश्य क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा, छात्रों को अन्वेषण एवं अवलोकन के अवसर प्रदान करना, बिल्कुल। छात्रों में क्रियात्मक कौशलों का विकास करना, बिल्कुल। छात्रों में सौंदर्य बोधि संवेदन विकसित करना, बिल्कुल। छात्रों को संबंधित विषय वस्तु स्मरण करने में मदद करना, तो स्मरण करने में मदद जैसी कोई बात नहीं होती है। ठीक है, ये किसी भी पेडागोजी में ये ऑप्शन बेटर नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ABC। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर हमारा 84 हो गया क्या, वेट ए सेकेंड, जी नहीं 84 है हमारा। स्टूडेंट क्वेश्चन आर इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ देयर EVS लर्निंग बिकॉज, बच्चों के क्वेश्चन जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं EVS की क्लास में। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, चलिए इसको रीड कर लेते हैं। ऑप्शन, प्रश्न ज्ञान छात्रों के ज्ञान के आकलन में मदद करते हैं, बिल्कुल करते हैं। प्रश्न छात्रों को स्वयं की अभिव्यक्ति करने का अवसर प्रदान करते हैं, बिल्कुल करते हैं, दोनों ऑप्शन ठीक है। प्रश्न छात्रों की सीखने के प्रति जिज्ञासा का सूचक हैं, बिल्कुल सही है। प्रश्न छात्रों की क्रियात्मक कौशलों का मूल्यांकन करते हैं, तो इसके लिए जो है हमारा ऑप्शन नंबर 84 के लिए कौन सा यहाँ पे सही नहीं है, जहाँ पे डी नहीं है वो सही है हमारा, तो ABC यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ए स्टूडेंट ऑफ EVS एनालाइज द प्रॉब्लम गिवन बाय हिज टीचर। एनालाइज इज ए, एनालाइज क्या है, प्रोसेस स्किल है, कॉग्निटिव प्रोसेस है, प्रोडक्ट स्किल है या साइकोलॉजिकल स्किल है। तो किसी चीज़ का एनालिसिस करना ये हमारा प्रोसेस स्किल है। इसको हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में कहती रहती हूँ चीज़ों को एनालाइज कीजिए, प्रीवियस ईयर को एनालाइज करिए। इसका कहने का मतलब होता है कि जो हमारे पास जो प्रोसेस है, हम कोई चीज़ कर रहे हैं यानी प्रोसेस में है, तभी तो चीज़ों को एनालाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो और भी ऑप्शन रीड करते हैं। कॉग्निटिव प्रोसेस है, ठीक, और प्रोडक्ट स्किल है या साइकोलॉजिकल स्किल है। ठीक, तो इसके लिए जो है प्रोसेस स्किल, कॉग्निटिवली, प्रोडक्ट स्किल या साइकोलॉजिकल स्किल। ठीक, तो साइकोलॉजिकल स्किल जो होता है वो कॉग्निटिव स्किल में आ गया, हमारा इंक्लूड हो गया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर A और B यहाँ पे राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। EVS का विद्यार्थी शिक्षक द्वारा दिए गए समाधान का विश्लेषण करता है। विश्लेषण क्या है, तो विश्लेषण क्या है, प्रक्रिया कौशल है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। ठीक, चलिए C नहीं है, C प्रोडक्ट नहीं है किसी चीज़ का। चलिए 86 वाले पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन आल्सो बी ए गुड रिसोर्सेज ऑफ EVS लर्निंग अदर देन टेक्स्ट बुक एंड टीचर्स। मतलब कि पाठ्य पुस्तकों एवं शिक्षकों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सा EVS शिक्षिका का एक अच्छा साधन हो सकता है। तो समाचार पत्र, समुदाय के सदस्य या कविताएं या क्रियाकलाप। तो ऑप्शन देख लेते हैं हमारा, तो हमारा समाचार पत्र और समुदाय के सदस्य ये दोनों राइट आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों हमारा A और B जहाँ होंगे वहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, C और D नहीं, हमारा A और B। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यू विल बी डिस्कस्ड इन EVS क्लास। EVS क्लास में कौन सा इश्यू डिस्कस करना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यू विल बी डिस्कस इन द EVS क्लास। EVS की क्लास में कौन सा जो होता है वो इश्यू को डिस्कस करना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा पेट्रोल प्राइसेस, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल, या ऑप्शन नंबर 3 है हमारा वाटर क्राइसिस या कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो ये हमारे तीनों जो होते हैं वो राइट आंसर है ABC। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि EVS की क्लास में आप उसको डिस्कस करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 87 है निम्नलिखित में से किन, ये तो बात हो गई इसकी, ऑप्शन नंबर 1 उसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंडिकेटर ऑफ सोशल स्किल फॉर असेसमेंट इन EVS। निम्नलिखित में से कौन सा EVS के मूल्यांकन में सामाजिक कौशलों का सूचक हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1 है वर्गीकरण, ऑप्शन नंबर 2 विश्लेषण,
ऑप्शन नंबर 3 साझा करना तथा मिलकर कार्य करना। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सृजनात्मक कौशल। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के मूल्यांकन यानी उसको इवेल्युएट करने के लिए सामाजिक कौशलों का सूचक है। तो इसके लिए आप लोग बताइए कौन सा राइट आंसर है, साझा करना और मिलकर कार्य करना। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 89, कैटेगराइजिंग द एनिमल बेस्ड ऑन देयर कलर। एनिमल को उनके कलर के बेस पे कैटेगराइज करना किस बात को इंडिकेट करता है, अब लाइन किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन नंबर 2 है जनरल, ऑप्शन नंबर 3 है लर्निंग कॉम्पिटेंसी, ऑप्शन नंबर 4 लर्निंग प्रोसेस। तो ये हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है यानी अधिगम उद्देश्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिंदी में रंग के आधार पर पशुओं को वर्गीकृत करना ये सीखने का उद्देश्य है। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टूडेंट ऑफ ईवीएस असेस्ड बाय द टीचर थ्रू ऑब्जर्वेशन by asking them question, their involvement in drawing picture and participation in discussion followed by unit test so that their टीचर इज़ यूजिंग ऑब्जर्वेशन टूल या समेस्टिव असेसमेंट या एसबीए कर रही है यानी स्कूल बेस्ड असेसमेंट है या पीयर असेसमेंट टेक्निक का यूज़ कर रही है। तो टीचर यहाँ पे क्या कर रही है, टीचर यहाँ पे बच्चों को ऑब्जर्व कर रही है, उनसे क्वेश्चन पूछ रही है और उनको ड्राइंग पिक्चर्स में इन्वॉल्व कर रही है, डिस्कशन कर रही है। तो क्या है ये, एसबीए है यानी स्कूल बेस्ड असेसमेंट है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमारा 30 क्वेश्चन ईवीएस का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो हमारा पेपर 2 से रिलेटेड रहेगा। तो अगर आपको किसी और सी भी चीज़ की वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वीडियो हेल्पफुल लगे या कोई बच्चा सीटेट की तैयारी कर रहा है तो उसको वीडियो को रिकमेंड करें और चैनल से जोड़ें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग वृंदा क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।